आपने स्क्रीन पर जो नज़ारा देखा, जो बहस, जो हिंसा, उसमें एक तरफ है योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस और दूसरी तरफ हैं प्रदेश के वोटर। विधानसभा उपचुनाव के दौरान आज वोटिंग हुई। जिस पुलिस को कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए वाहवाही मिलनी थी, वही वोटरों को धमकाने के आरोप झेल रही थी। हुआ क्या? सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या इल्ज़ाम लगाए, और जब वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दलित लड़की की हत्या करने के आरोप भी लग रहे थे। ये केस क्या है और प्रदेश सरकार इस पर क्या सफाई दे रही है, और सबसे ज़रूरी बात, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन सब पर क्या एक्शन लिया, इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज के लल्लन टॉप शो में। लेकिन यूपी पर बात करने के पहले जानेंगे कि झारखंड और महाराष्ट्र में हो रही पोलिंग में क्या हुआ, चुनाव में क्या नए इल्ज़ाम लगे, बिटकॉइन और पैसे बांटने की चर्चा किस दिशा में बढ़ी, इन आरोपों में दम कितना है, और इनसे इतर सुर्खियों में बात होगी मणिपुर में जारी हिंसा की, मुख्यमंत्री के नए बयान की, और बात दिल्ली के प्रदूषण की। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by itel, Sensodyne K and Haier. सबसे पहले आज जहां वोटिंग हुई विधानसभा चुनाव के लिए, उनकी बात करते हैं राज्यवार। महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटों के लिए आज सिंगल फेज में 20 नवंबर का दिन नियत हुआ था वोटिंग के लिए। सिंगल फेज में वोटिंग का मतलब बहुत सारे मुंबई बेस्ड, पुणे बेस्ड अभिनेताओं और कला जगत से जुड़े लोगों की वोट डालते हुए तस्वीरों का सामने आना और लोकतंत्र के उत्सव का उत्साह के साथ बखान करना। जी 6 महीने पहले हम देश के लिए आए थे, अब प्रदेश के लिए आए हैं। बस यही है कि आपकी जिम्मेदारी भी, आपका हक भी है वोट देना, और अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आपको फिर कंप्लेन करने का हक भी है। पर सिर्फ अभिनेता ही क्यों, नेताओं की भी तो बारी आएगी। सारा खेल तो उन्हीं के इर्द गिर्द रचा जा रहा है। उनके बयान और तस्वीरें भी देखिए। आज मैंने अपने मतदान का अधिकार का इस्तेमाल किया। परिवार के लोग भी कुछ कर चुके हैं, करेंगे। लोगों से विनती करता हूं, भारी संख्या में घरों से निकले, अपने परिवार के साथ निकले और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी के विधायक चुनें। सभी वोटर्स को मेरा निवेदन है कि भाई ये तो मतलब लोकतंत्र का उत्सव होता है और 5 साल के बाद एक बार चुनाव आता है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उस संविधान के मुताबिक अपना लोकतंत्र बहुत बढ़िया लोकतंत्र है और मैक्सिमम लोगों ने वोटिंग करना चाहिए। मेरा तो कहना यह है कि इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। हर आदमी ने कंपलसरी वोटिंग करना ही चाहिए। अब न्यूज रूम में मौजूद साथियों से सुनते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में पोलिंग का क्या स्तर रहा। 20 नवंबर को 2 राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए और कई अन्य राज्यों में उपचुनाव के लिए पोलिंग हुई। इसमें क्या डेटा रहा, कहां कितना मतदान हुआ, वो भी आपको बता देते हैं। झारखंड में 38 सीटों के लिए मतदान हुए थे, यहां पर करीब 68% मतदान हुए। महाराष्ट्र में करीब 58% मतदान हुए। ये सभी आंकड़े शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब तक के हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे। इसके भी डेटा आपको सब जगह कितना मतदान हुआ बता देते हैं। मीरापुर में 57.1%, कुंदरकी में 57.7%, गाजियाबाद में 33.3, यहाँ मतदान कम रहा। खैर में 46.3, करहल में 54.1, सीसामऊ में 49.1, फूलपुर में 43.4, कटेहरी में 56.9 और मझवा में 50.4। उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों पर उपचुनाव थे। महाराष्ट्र में और झारखंड में फेज 1 के बाद जो सीटें बची थी वहां पर आज मतदान हुए। ये सब जगह का डेटा था जो हमने आपको बताया। आपने पोलिंग से जुड़ी बातें सुनी, परसेंटेज सुना। अब 2 सुर्खियां जो महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी हैं और आज की हैं। बीते दिन भी इनमें से एक सुर्खी जीवन पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं महाराष्ट्र से आने वाले नेता विनोद तावड़े। उन पर बीते दिन इल्जाम लगे थे कि पोलिंग के पहले वोटर्स में पैसे बांटने का प्रयास कर रहे हैं। विरोधियों ने अमाउंट भी क्लेम किया था, 5 करोड़ रुपए। ये इल्जाम सामने आया और फिर इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। बीस नवंबर को यानी आज के दिन विनोद तावड़े ने इस घटना पर अपना पक्ष देश के सामने रखा।
तो इसलिए वीडियो फुटेज है ना पैसे बांटने का, तो वो क्षितिज और ये अपा जो है वो दे दे, उसमें रोक कौन रहा है। मेरा यही मानना है कि सब वो होटल के मालिक है, सीसीटीवी उनके पास है। वो बोले कि होटल के सीसीटीवी बंद कर दिए थे, हमने आने के बाद चालू। अरे वो मालिक है ना, तो हम कैसे बंद करेंगे, तो उन्होंने तय करना है। और इसलिए मेरा मानना है कि एक पॉलिटिकल स्टंट उन्होंने करने का प्रयास किया, हार रहे थे तो एक माहौल उन्होंने बनाया। मेरा उस पर भी कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत सुप्रिया सुले, राहुल गांधी जी जैसे लोग, जैसे आज माननीय शरद पवार साहब ने कहा कि विनोद तावड़े को मैं जानता हूँ ऐसा करता नहीं है, उन्होंने कमेंट नहीं दी। और इसलिए मेरा मानना यह है कि जो मुझे जानते हैं उनको पता है 40 साल में मैंने कभी 1 रुपए की राजनीति नहीं की है, इसलिए मुझे उसमें कोई शक नहीं है। मेरा मानना इतना ही है कि अगर आपके पास प्रूफ है, डायरी है, डायरी में कुछ, तो मैं तो इतनी बड़ी, मेरी डायरी तो ये इतनी डायरी होती है जेब में, बाकी तो मेरी डायरी होती ही नहीं है। इसमें तो चिल्लर रहेगी, बड़े नोट रहेंगे नहीं। इसलिए वो डायरी है, किसकी है, क्या है, सबकी छानबीन करो, मेरा कोई मानना नहीं है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी और सुप्रिया सुले मुझे 5 करोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है और वहां नहीं मिला तो वो मुझे देना चाहिए। उधर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने तावड़े और नालासोपारा सीट से भाजपा कैंडिडेट राजन नाइक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई। भाजपा और महायुति की विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर अपने अपने हिस्से के हमले भी किए थे, लेकिन जब खबर नंबर 2 आई तब हमला कर रहे विपक्षियों को बचाव के मुद्रा में आना पड़ा। ये मामला जुड़ा है एनसीपी शरद पवार की सांसद बारामती से सुप्रिया सुले से। वोटिंग से सिर्फ एक रात पहले प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इसमें सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले शामिल हैं। 2018 में गेन बिटकॉइन फ्रॉड केस में अराउंड 40 एफआईआर हुए थे पूरे देश में। उसमें एक क्रिप्टो करेंसी हार्डवेयर वॉलेट जो अमित भारद्वाज से सीज किया गया था, वो वॉलेट गायब हुआ था। वो वॉलेट अमिताभ गुप्ता के इंस्ट्रक्शंस पे गौरव मेहता नाम के एक साइबर एक्सपर्ट ने गायब करवाया था। और उन्होंने 2 पॉलिटिशियन के नाम लिए हैं। एक है सुप्रिया सुले जो एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता है और एमपी है बारामती की। दूसरे है नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है एट दिस मोमेंट। उसने गौरव मेहता को और 1-2 बार इंस्ट्रक्शन दिया और उसे एक जगह उन्होंने ये भी कहा है आप इंक्वायरी की कोई चिंता मत करना, आप इंक्वायरी यदि होती है तो हम संभाल लेंगे, हमारी अब सरकार आती है। आरोपों के बाद बीजेपी ने मंगलवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने डीलर अमिताभ गुप्ता, सुप्रिया सुले और नाना पटोले की बातचीत का कथित ऑडियो शेयर किया। उनको नैतिक, राजनैतिक और कानूनी तीनों आधार पर जवाब देना चाहिए। उनका जो ट्वीट है वो एक रस्म अदायगी का किया हुआ ट्वीट है, जिसमें कि उनके ऊपर स्पेसिफिक आरोप जो लगे हैं उसका कोई स्पेसिफिक काउंटर उसमें नहीं है। इसीलिए हमने उनसे साफ सवाल पूछे हैं कि उन्हें आकर कहना चाहिए कि गौरव मेहता अथवा गुप्ता नामक किसी व्यक्ति से उनका संबंध रहा है, परिचय रहा है या नहीं, उसके संपर्क में रही है नहीं, किसी प्रकार का चैट का आदान प्रदान हुआ है या नहीं, यह आवाज उनकी है या नहीं, और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में कांग्रेस पार्टी या एनसीपी का किसी भी नेता का कोई भी इंवॉल्वमेंट है या नहीं। और बिटकॉइन का लीगल ट्रांजैक्शन भी होता है और इलीगल भी होता है, तो क्या इलीगल ट्रांजैक्शन में है कि नहीं, इन बातों का जवाब दे दें ट्वीट में, तो कोई बात नहीं। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले, कांग्रेस के नेता नाना पटोले और 2 अन्य लोगों की कथित फोन कॉल का एक जो ऑडियो सामने आया था, उसको लेकर एक नया दावा जो फैक्ट चेक से जुड़ा हुआ है सामने आया है। ऑडियो के बारे में पहले आपको बता देते हैं। इस ऑडियो में सुप्रिया सुले की आवाज़ थी कथित तौर पर, साथ में नाना पटोले की आवाज़ बताई जा रही थी, एक आईपीएस अधिकारी की आवाज़ और एक अन्य एम्प्लॉय जो किसी ऑडिट फर्म से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। इन चारों लोग की फ़ोन कॉल का ये कथित ऑडियो था जो भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट भी किया था। और इसमें कथित तौर पर जो बातचीत थी वो ये थी कि बिटकॉइन के बदले में हमें कैश चाहिए, ऐसी बातचीत चारों लोग के बीच में चल रही थी। ये दावा था, दावे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया। अब इस पर बूम लाइव नाम की एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, उनका दावा है कि ये जो पूरी ऑडियो जो सामने आया था जिसमें फ़ोन कॉल पर बात चल रही थी, इसको फेक बताया गया है बूम लाइव ने। बूम लाइव का ये दावा है कि इसमें जो भी आवाज़ें हैं वो एआई जनरेटेड हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने एक डीप फेक को डिटेक्ट करने वाला जो टूल है, जो कुछ पत्रकारों को, फैक्ट चेकर्स को, रिसर्चर्स को अवेलेबल कराया जाता है, इसकी मदद से इस फ़ोन कॉल में जो भी आवाज़ें थी
उनको टेस्ट करा, उनको जांचा और जांच के आधार पर उनका दावा है कि ये सभी आवाज़ें फेक हैं, AI जनरेटेड हैं। इस पर नाना पटोले का भी बयान आया है। नाना पटोले ने कहा है कि इस फ़ोन कॉल में जो वायरल हो रही है क्लिप, इसमें मेरी आवाज़ नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा कि उन्होंने ट्वीट भी किया और इसके आधार पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर आरोप लगाए। दूसरी तरफ बूम लाइव जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, उनका दावा कि इस पर उन्होंने जो जांच परख की, फैक्ट चेक किया, उसमें आवाज़ें AI जनरेटेड निकली हैं। इस मुद्दे पर सांसद सुले ने सबसे पहले पलटवार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया और लिखा, ये सब अटकलें और झूठ है। मैं भाजपा के किसी भी नेता के साथ सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए तैयार हूं, समय और तारीख वही चुने। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, ये भयावह है कि सुधांशु त्रिवेदी ने इस तरह के निराधार आरोप लगाए, फिर भी इसमें हैरानी नहीं, क्योंकि साफ तौर पर यह चुनाव से एक रात पहले झूठ फैलाने का मामला है। मेरे वकील सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक और सिविल मानहानि का नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि उन्होंने जनता को धोखा देने के इरादे से झूठे आरोप लगाए। पर मामला यहाँ थमा नहीं। पोलिंग वाले दिन सुप्रिया सुले के भाई, महाराष्ट्र के डिप्टी CM और NCP अजित पवार के सर्वे सर्वा यानी राजनीतिक रूप से सुप्रिया के विरोधी अजित पवार, उन्होंने इस कथित ऑडियो की पुष्टि की, जिसके बारे में दावे किए जा रहे थे कि वो नाना पटोले और सुप्रिया सुले के बीच बातचीत का है। अजित ने वजह क्या गिनाई कि मैं सुप्रिया की आवाज़ पहचानता हूँ। उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं, वो आवाज़ के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज़ उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़ दोनों का वही है। अजित पवार के दावे के बाद फिर से कैमरे सुप्रिया सुले की तरफ मुड़े और उनका ये जवाब आया, वो अजीत पवार जी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, रामकृष्ण हरि। ये महाराष्ट्र की कहानी है। कहा जा रहा है कि 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके बाद नए सिरे से पॉलिटिकल अलाइनमेंट होंगे। कोई भी ये मानने को राजी नहीं कि 23 के नतीजों के बाद जो जहां से जीता है उसी गठबंधन में बना रहेगा। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। झारखंड 12 जिलों की 38 सीटों पर आज दूसरे फेज की वोटिंग हुई। यहां पर भी विवाद रहे। कुल 81 सीटें हैं। पहले फेज में पिछली सीटों पर वोटिंग हो गई थी। इन सब के बीच दावे हुए। विवादों पर आएंगे, पर पहले दावे सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री, बल्कि कहें कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और फिलहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह विधानसभा में वोट डालने पहुंचे और उसके बाद ये दावा किया। हमने बार बार कहा है कि एक तो जो राज्यव्यापी ही एक मुद्दा है वो घुसपैठ को लेकर के, जो जिस प्रकार से आबादी के जो डेमोग्राफी यहाँ बदला है, अगर हम समय रहते उसको सचेत नहीं होंगे तो आने वाला कल झारखंड के लिए वो संकट पैदा करेगी। दूसरा जो बेरोजगारी है, यहाँ से बच्चे पलायन करते हैं और हेमंत सोरेन ने पूरे 5 साल तक नौजवानों को छला है और इसलिए हम सब ने नौजवानों से अपील किया था कि भाई आप इस बार बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को साथ देना, हम लोग आपको न्याय देंगे। जो गड़बड़ी हुई है उसकी भी जांच कराई जाएगी, जो दोषी होंगे उसको दंडित किया जाएगा। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक कल्पना सोरेन भी वोट डालने पहुंची और उसके बाद ये बयान दिया। बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए अपना काम छोड़ करके भी आ रहे हैं, तो मैं सभी को बहुत तहे दिल से मेरी तरफ से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप लोग बढ़ चढ़ करके अपने भागीदारी इस सरकार को बनाने के लिए दीजिए। बस मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कल्पना मीडिया से बात कर रही थी, उधर भाजपा उन पर आरोप लगा रही थी। बीजेपी का दावा, गांडे विधानसभा के कुंडलवादाह के बूथ नंबर 282 और 338 के पोलिंग एजेंटों पर जेएमएम के पक्ष में मतदान कराने का आरोप। उधर गोड्डा लोकसभा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी अपने एक्स खाते पर एक के बाद एक कई पोस्ट की। 20 नवंबर को उन्होंने दावा किया कि झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के भाई खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और चुनाव आयोग पंगु बना बैठा है। इसके पहले निशिकांत ने 19 नवंबर को एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया कि महगामा विधानसभा में कांग्रेस पदाधिकारी अवधेश ठाकुर हर वोटर को 2000 रुपए दे रहे हैं। इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन वोटिंग में धांधली के आरोप लगातार लग रहे हैं। SLS और पैराबेन गॉन तो
का करंट ऑन। इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। हमें लगा था आज बड़ी खबर महाराष्ट्र और झारखंड से आएगी, सबसे ज्यादा हाई पॉइंट वही रहेगा, लेकिन सुर्खियां बटोर रहा है उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसके लिए आज पोलिंग हुई। सबसे ज्यादा बहस तलब रही 4 सीटें जिन पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले मैनपुरी में मौजूद करहल की सीट, जहां से 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जीते थे, लेकिन 2024 में कन्नौज से लोकसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया। मैदान में उतारा अपने चचेरे भाई और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को। उनके सामने भाजपा के टिकट पर हैं अखिलेश के ही चचेरे जीजा अनुजेश यादव। करहल में 20 नवंबर को वोटिंग वाले दिन ही एक दलित लड़की की नग्नावस्था में लाश बरामद हुई और कुछ देर बाद लड़की के परिजन सामने आए और इल्जाम लगाया कि सपा को वोट न देने के चलते उनकी बेटी को जान से मार दिया गया है। नेताजी बबलू बोले कि चचा वोट डाल के जाइए, तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो ताकि लब वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे लो तो रखिया कि तो रखिया बनाई दिए। जाने कल मेरी बिटिया को मारा, 1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को रात दिन में ढूंढो, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई भाई। बेटी के साथ गलो दबाओ तब बहुत बुरी हालत करते हैं। इस मामले में पुलिस अधिकारियों के भी बयान आए और कहा कि इस दलित बच्ची की हत्या में 2 प्रमुख आरोपियों प्रशांत यादव और मोहन कठेरिया को हिरासत में ले लिया गया है। रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गायब हो जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले पर भाजपा नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है, निज स्वार्थ सत्ता स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि बिटिया की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना किया था। ये हत्या सिर्फ एक बेटी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। करहल में हुई इस हिंसा पर मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का भी बयान आया। ये घटना घटी है, इसको गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि फैलाएं, लेकिन जो असल बात है ये घटना कल रात की है और जैसा कि बयान आया है एसपी का कि जो दोनों आरोपी हैं उनको जेल में डाल दिया गया, वो पकड़े गए हैं और इसका चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। ये खुद यहाँ के एसपी का बयान है। करहल विधानसभा से अब रुख करते हैं कानपुर का। यहाँ की सीसामऊ विधानसभा में भी वोटिंग हुई। एक तरफ थी सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी, जिनके पति हाजी इरफान सोलंकी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद एक मामले में उपचुनाव हो रहे हैं। दूसरी तरफ उनके सामने भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी। यहाँ विवाद की शुरुआत हुई सपा के इल्जाम से। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया कि मुस्लिम जुबली कॉलेज में पुलिस सपा के बूथ एजेंट को अंदर नहीं जाने दे रही। वहीं आर्यनगर सीट से मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी, उनके घर के बाहर से भी तस्वीरें आई। यूपी पुलिस सपा विधायक के घर के बाहर पहरा दे रही थी। कहा गया कि उन्हें नजरबंद किया गया है। अमिताभ वाजपेयी सीसामऊ की बगल वाली सीट से विधायक हैं, लेकिन पुलिस पर इल्जाम लगने यहीं कम नहीं हुए। सीसामऊ विधानसभा के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आईं, जहां ये साफ देखा जा सकता था कि यूपी पुलिस वोटर्स के आई कार्ड चेक कर रही थी। कुछ वोटर्स ने यह भी इल्जाम लगाए कि पुलिस उन्हें घर से नहीं निकलने दे रही। वोटर्स के आरोपों के बाद सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी पोलिंग बूथ पर पहुंची, जहां उनकी पुलिस से बहस हुई। उन्होंने कहा लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा और आईडी के नाम पर परेशान किया जा रहा है। बताइए किस तरीके से मार रहे हैं, देखिए कैसे मारा जा रहा है वोटर्स को। आप डराओगे, वोटर्स को डराएंगे, उनका मताधिकार छीनना चाहते हैं, ये हो रहा है। क्या वोटर्स आपसे कह रहे हैं? देख लीजिए आप खुद, हम तो चाह रहे हैं प्लीज आप उनसे भी उनकी बात पूछिए। और ये भी है नेम, अपना नेम स्लिप हटा के मार रहे हैं ताकि आप जो है उनका नाम नहीं मेंशन कर पाएंगे। मुझे बताइए, जो नोटिस दिया गया उसमें कहा गया कि पुलिस जो है वो आईडी कार्ड और बुरखा चेक नहीं कर सकती है, और वही हो रहा है। बिल्कुल आईडी चेक हो रही है, बुरखा चेक हो रहा है, सब हो रहा है। वो वोटर जो है उन लोग लिस्ट लेके जा रहे हैं, वो फाड़ दिए जा रहे हैं, ये हो रही है। आपने सुना
विपक्षी सपा के कार्यकर्ता और नेता पुलिस पर खासकर मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाने का इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन इल्जाम सिर्फ विपक्षी नहीं लगा रहे थे, सत्तारूढ़ भाजपा ने भी पुलिस पर इल्जाम लगाए। भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी पोलिंग स्टेशन पर घुसे और उनकी वहां मौजूद पुलिस अफसरों से जमकर बहस हुई। वो राजकीय इंटर कॉलेज में बने पोलिंग स्टेशन के बाहर धरने पर भी बैठ गए। सुरेश अवस्थी और दूसरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने इल्जाम लगाया कि प्रत्याशी की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई है। मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर चला और मैं किस तरीके से बच के निकला हूँ आप सब लोगों ने खुद देखा है। ये समाजवादी पार्टी की गुंडाई जो चल रही है वो ठीक नहीं है। मैं निश्चित तौर से बता रहा हूँ, चुनाव का आज दिन है, मेरा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं अपने मतदाताओं को किसी को देखा पत्थर चलाते हुए? पीछे से चलाया है। इतने लोग थे, इतने बड़े ये बहादुर नहीं है कि सामने आकर चल जाए। आप सब पीछे से पार करना इनकी हरकत में है। भाजपा प्रत्याशी से बहस पर पुलिस अधिकारियों के भी बयान आए। शिकायत मिली है हम लोगों को, उनको कहा है कि इस संबंध में वो एफआईआर दे दें। एफआईआर दर्ज करके हम लोग चिन्हित करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। कैमरे वगैरह लगे उसमें? हाँ, सारी चीजें देखी जाएंगी, जो विवेचनात्मक कार्रवाई होती है उसको की जाएगी। कानपुर से अब रुख करते हैं मुरादाबाद में लगने वाली कुंदर की सीट का। यहाँ क्या हुआ इसके लिए पहले वीडियो देखिए। आपको किसका अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूं, नहीं हो तो आपके पास ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। उधर की सीट पर यूपी पुलिस पर कमोबेश वही इल्जाम लगे जैसे कानपुर की सीसामऊ सीट पर वोटर्स के आई कार्ड चेक करने के और उन्हें वोटिंग से रोकने के। इसे लेकर सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान पुलिस से भिड़े, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर हाजी रिजवान की लिखी एक चिट्ठी सामने आई। मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी इस चिट्ठी में मांग की गई कि कुंदरकी विधानसभा का चुनाव रद्द किया जाए और केंद्रीय पुलिस बल की मौजूदगी में नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। उन्होंने मीडिया से बात की और पुलिस प्रशासन पर भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह की मदद का इल्जाम लगाया। मतदान कैसा मतदान तो नाम खत्म ही हो गया। बिल्कुल मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है। हर बूथ पर अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। बात पुलिस की मदद की आई तो भाजपा प्रत्याशी ने भी जवाब दिया और कहा कि हारने वाले ऐसा आरोप लगाते हैं। मुरादाबाद से अब रुख करते हैं मुजफ्फरनगर का। यहाँ की मीरापुर विधानसभा सीट की बात। सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा बीजेपी की समर्थक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं मिथिलेश पाल। इस सीट पर भी पुलिस पर लोगों को वोटिंग से रोकने के इल्जाम लगे। यहाँ के ककरेली इलाके में स्थानीय लोगों और पुलिस में झड़प के दृश्य भी सामने आए। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर चलाए, फिर पुलिस ने बल प्रयोग किया और इसका एक वीडियो वायरल हुआ। चलो चलो इस वीडियो में हाथ में रिवॉल्वर लहराते जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं वो हैं ककरौली थाना प्रभारी राजीव शर्मा। वायरल वीडियो में वो महिला वोटरों से कहते नजर आ रहे हैं कि यहां से चली जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार अपने एक्स खाते पर पोस्ट कर रहे थे। पार्टी के नेता भी लगातार चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे थे और कुछ ही देर में अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित किया और ये बयान दिया। आप सब जानते हो जो वीडियोस आ रहे हैं जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। पलटवार के लिए आए बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है
हम 9 सीटों के मतदाताओं से अपील करते हैं कि अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें और हार के डर से, हार की खींच को मिटाने के लिए तरह तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है और मुझे लगता है कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं पूरा दुनिया भारत के निर्वाचन आयोग की तारीफ करता है और जब ये चुनाव जीतते हैं तो ये कहते हैं अच्छा है, जब हारते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है कि निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव। इन सब बयानों के बाद आखिरकार चुनाव आयोग का आदेश भी आया। आयोग ने मुजफ्फरनगर जिले में 3, कानपुर में 2 और मुरादाबाद जिले में 2 पुलिस अधिकारियों को चुनाव में बाधा पहुंचाने के आरोप में निलंबित किया। मुजफ्फरनगर के 2 पुलिसकर्मियों एसआई नीरज सिंह और एसआई ओमपाल सिंह पर चुनाव में धांधली का इल्जाम लगा। वहीं कानपुर में एसआई अरुण सिंह और एसआई राकेश नागर को इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि उन्होंने आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। क्या गाइडलाइन है? पुलिस वोटर्स का आई कार्ड चेक नहीं कर सकती। आयोग के नियमों के मुताबिक ये अधिकार सिर्फ पोलिंग पार्टी और पोलिंग एजेंट का होता है। इसके साथ ही देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से सुनिश्चित करें, सभी शिकायतों का संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें और इसके साथ ही की गई कार्रवाई को सोशल मीडिया के जरिए भी शिकायतकर्ता को टैग कर सूचित करें, ऐसा निर्देश दिया गया। इन घटनाक्रमों के साथ आज का चुनाव संपन्न हुआ। सबने अपने अपने ढंग से लोकतंत्र को बचाया। अब नतीजा क्या आया वो पता चलेगा शनिवार 23 नवंबर को, जिसे आप सुबह 7 बजे से लल्लन टॉप के सभी चैनलों पर देख सकते हैं। 7 बजे से हम विश्लेषण करेंगे। 8 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है उसका आखिरी चरण यानी मतगणना शुरू होगा। शुरू में पोस्टल बैलेट खुलेंगे और 8:45-9 बजे से आपको पुख्ता रुझान मिलने शुरू होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी मणिपुर से। जिरीबाम में हुई हिंसा और हफ्ते भर में 16 लोगों की मौत और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 5000 जवानों की मणिपुर में तैनाती के बाद सूबे के मुखिया बीरेंद्र सिंह का पहली बार बयान आया। बयान में मैतेई समाज से आने वाले मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कुकी समुदाय के लोगों को कुकी आतंकवादी कहकर संबोधित किया। Today I stand here with profound sadness and anger to condemn the horrific killing of 3 innocent children and 3 innocent women by the Kuki terrorists after being taken hostage at Jiribam. Such barbaric acts have no place in any civilized society. Let me assure you that the hunt for these terrorists is currently underway and they will be brought to justice very soon. सीएम ने मणिपुर हिंसा के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा, कांग्रेस के समय में केंद्रीय नेताओं की अनदेखी की वजह से आज हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले चिदम्बरम ने मंगलवार 19 नवंबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए मणिपुर हिंसा का जिक्र किया था। हालांकि बाद में चिदम्बरम ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इसका जवाब देते हुए सीएम ने लिखा, मुझे चिदम्बरम की पोस्ट देखकर हंसी आती है। मैं उन्हें ये तस्वीरें दिखाकर याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने इन विदेशियों को भारत में और मणिपुर में एंट्री लेने दी। जिस तस्वीर का सीएम जिक्र कर रहे थे उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें म्यांमार के कुकी जो उग्रवादी गुट जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी यानी ZRA के अध्यक्ष थांग लियान पाऊ गुइते और चिदम्बरम हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। मणिपुर के ताज़ा हालातों की बात करें तो इलाके में मोबाइल इंटरनेट बैन है, कर्फ्यू घोषित है। आज राजभवन से आए आदेश में इन प्रतिबंधों को 23 नवंबर तक के लिए बढ़ाने की सूचना दी गई है। अगली सुर्खी दिल्ली और आसपास के इलाकों के वायु प्रदूषण पर। 20 नवंबर को लगातार 5वें दिन भी दिल्ली का औसत AQI 400 के पार रहा। बढ़ती धुंध की वजह से कई इलाकों की विजिबिलिटी मात्र 150 मीटर दर्ज की गई। इस वजह से 20 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली 6 फ्लाइट कैंसिल भी की गई। 119 फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। दिल्ली सरकार ने 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश दिए हैं। सरकारी दफ्तरों में भी 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया गया है। दिल्ली के प्रदूषण के ताज़ा हाल पर हमारे साथी पत्रकार क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। सोमवार की शाम को जहां दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आंकड़े को छूने वाला था, वहीं बुधवार की सुबह ये घट के 425 हो गया। यानी कि CPCB के डेटा के अनुसार फिलहाल जो दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 424 है, जो कि सीवियर कैटेगरी में है। और आप स्थिति देखिए
अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में दिल्ली की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करते हुए दिखाई देती है कि कैसे बुधवार की सुबह भी धुंध की एक चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से हवा दमघोटू हो गई है। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि इस धुंध से अगर आपको निजात चाहिए, दिल्ली को निजात चाहिए, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है, जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है और तरह तरह की बीमारियों से, सांस से जुड़ी हुई बीमारियों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इस स्थिति से फिलहाल राहत सिर्फ एक स्थिति में मिल सकती है और वो है बारिश। या तो नेचुरल तरीके से बारिश हो जाए, जिसकी संभावना आईएमडी के हिसाब से नहीं है, या फिर कृत्रिम बारिश कराई जाए। प्रदूषण पर आज फिर से विशेषज्ञों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हिदायतें जारी की। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जिससे हम बच नहीं सकते। घरेलू नुस्खों में तो पहला नुस्खा यही है, घर में ज्यादा रहें, मास्क लगा के घर में भी रहें और पौष्टिक आहार खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। बाहर जाके ये बिल्कुल ना करें। घर में श्वासासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब कर सकते हैं आप, लेकिन बाहर जाके दौड़ना या बाहर जाके विगरस एक्सरसाइज करना है, जिम जाना, ये अभी अवॉइड करना है। जहां तक घरेलू नुस्खों की हम बात करते हैं, उसमें हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, किसी हद तक एंटी एलर्जिक भी है वो। इसके अलावा किशमिश खाइए, अखरोट खाइए, बादाम खाइए, मुनक्का खाइए, कब्ज मत होने दीजिए। नाक को बार बार धोइए, घर से आने के बाद नाक को जरूर धोइए। गले में कुल्ली करिए, गरारा करिए, गार्गल्स जिसको कहते हैं, और खांसने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है गले में इरिटेशन है तो जो भी बलगम है उसको खांसकर बाहर निकालिए। ऐसी कोई दवा लोग होम रेमेडीज ऐसी ट्राई करते हैं जो कफ सप्रेसेंट्स हैं, जिसमें कोडीन होता है, वो नहीं लीजिए। ऐसे सिरप्स लीजिए जो बलगम को पतला करते हैं, ब्रोमहेक्सिन है उसमें, और ऐसे कफ सिरप्स आते हैं जिनको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, वो बलगम को पतला करके बाहर निकालते हैं। लेकिन जो खांसी के आमतौर पर शरबत कहलाते हैं, वो केमिस्ट से लोग ले आते हैं कि खांसी हो रही है, खांसी ठीक करने का शरबत दे दो, वो नहीं लेना चाहिए। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे। रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।